हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूपीएस से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी यूपीएस की कंप्लीट एबीसीडी के बारे में। आपको क्या करना है, गूगल इंडिया पर सर्च करना पीआईबी इंडिया। पीआईबी इंडिया से आप पहुंचेंगे तो सभी मिनिस्ट्री जो मंत्रालय उनका लिंक होगा। आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जो थर्ड लिंक मिलेगा वहां मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल पेज पे जाकर आप उससे वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 197 पेज की पीडीएफ है। तो उस पीडीएफ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कुछ चीज जान लेते हैं। सबसे पहले एक होगा बेंचमार्क कॉर्पस, एक होगा पूल कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस, पूल कॉर्पस और एक होगा इंडिविजुअल कॉर्पस। इन तीनों को समझ लेते हैं। बेंचमार्क कॉर्पस वो होगा जो सरकार इन्वेस्टमेंट का डिफॉल्ट पैटर्न देगी। सरकार ने ये बताया कि इस फंड मैनेजर के साथ आप ये करिए, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट पैटर्न हो गया। उससे जो कॉर्पस बनेगा वो हो गया आपका बेंचमार्क कॉर्पस। दूसरा इंडिविजुअल, अगर आप डिफॉल्ट पैटर्न के अलग कोई भी अदर पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज है, आप फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट स्कीम चेंज करते हैं, सेम जैसे एनपीएस में थी LC25 LC50, ठीक है, तो उससे जो आपका कॉर्पस बनेगा वो आपका बनेगा आईसी यानी इंडिविजुअल कॉर्पस। पूल कॉर्पस की बात करें, सरकार ने कहा 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, 10% यूपीएस में हम कंट्रीब्यूट करेंगे और 8% जो होगा वो पूल कॉर्पस में जाएगा। दरअसल इस पूल कॉर्पस का काम सरकारी कर्मचारी की जो पेंशन हो उसे सिक्योर करना है कि यानी वो 50% उसे मिल जाए, तो उसके लिए सरकार अभी से ही कंट्रीब्यूशन करेगी। लेकिन उसका इन दोनों से वर्तमान में यानी जब एम्प्लॉय जब तक जॉब करेगा तब तक उनका कोई संबंध नहीं होगा। दोबारा बताते हैं, पूल कॉर्पस का बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई संबंध नहीं होगा। सरकार उसमें 8% अलग से इन्वेस्टमेंट करेगी अभी से। अब बात करते हैं, ठीक है जी, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो केंद्रीय कर्मचारी है उन्हें 1 अप्रैल से 1 जून 2025 के बीच में एनपीएस और यूपीएस में सेलेक्ट करना था। जो सेलेक्ट नहीं करेंगे वो बाय डिफॉल्ट एनपीएस में चले जाएंगे। जिन्हें यूपीएस चेंज करना है उन्हें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी अगर आप कुछ नहीं करते तो आप बाय डिफॉल्ट एनपीएस में चले जाएंगे। हम कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, लेकिन आज पहले यूपीएस की केवल जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। दूसरा, वो लोग भी यूपीएस ज्वाइन कर सकते हैं जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए और एनपीएस के अंतर्गत आते थे। अगर उन्हें लगता हो उनकी मिनिमम पेंशन जो 10,000 होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही तो उनके लिए भी ये मंथली टॉपअप जैसी सुविधा सरकार ने इसमें दी है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म कौन कौन से भरे जाएंगे। 4 फॉर्म है मोटा मोटा, A1, A2, B1 और B2, ठीक है। क्या करेंगे, जो न्यू कर्मचारी होंगे, न्यू एम्प्लॉय होंगे, न्यू कर्मचारी वो जब ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि एनपीएस या यूपीएस। एनपीएस है वो अलग प्रोसेस है, यूपीएस करेंगे तो A1 जो फॉर्म वो फिल करेंगे। जो एम्प्लॉय कार्यरत है वो A2 फॉर्म फिल करेंगे अगर यूपीएस में जाना चाहते हैं। एनपीएस से यूपीएस स्विच करने के लिए जो भी एम्प्लॉय है उन्हें A2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। B1 और B2 की बात करते हैं, B2 और B6, B2 और B6 ये गलत हो गया, ठीक है। B2 वो जो सेवानिवृत्त कर्मचारी रिटायर्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो एनपीएस में था, वो चाहता है यूपीएस में आना चाहता तो वो B2 फॉर्म फिल करेगा। ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय रिटायर हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो इस केस में जो विवाहित पति या पत्नी होंगे, विवाहित पति या पत्नी, वो अगर एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं, एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए फॉर्म है B6। दूसरी बात, नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रैन नंबर। जो अभी तक प्रैन नंबर था वही यहां भी परमानेंट रिटायर्ड एड्रेस नंबर है, वो PRAN वो नंबर रहेगा। दूसरा, कोई अगर यूपीएस में है, एक क्वेश्चन था, कोई अगर यूपीएस में है तो वो एनपीएस 1 या एनपीएस 2 का अकाउंट खोल सकता है या नहीं। सरकार ने कह दिया ओपन कर सकता है। क्यों, एनपीएस 1 और एनपीएस 2 तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। एनपीएस 1 और एनपीएस 2 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। चाहे तो यूपीएस जो जिसमें ज्वाइन करा वो एनपीएस में अलग से कंट्रीब्यूशन करके एनपीएस 1 या एनपीएस 2 में कंट्रीब्यूट कर सकता हम। अब आप कहेंगे कि क्यों करेगा, ठीक है। 2023-24 की जो एनपीएस ट्रस्ट की रिपोर्ट है उसमें लगभग 1% वो लोग 60 साल से ऊपर वाले, यानी कि टोटल लोगों में 1%, 60 साल से ज्यादा वाले 1% लोग हैं। यानी कि लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छी है एनपीएस की, तो उस कंडीशन में एनपीएस 1 या एनपीएस 2 में आप जा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बता दिया, जब आप एम्प्लॉय होंगे, मान लो एक कंडीशन लेके चलेंगे यहां से ही,
आपका बेसिक 30,000 रुपए, ठीक है, और डीए यहाँ 10% है, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी एम्प्लॉय का योगदान, कंट्रीब्यूशन बता दिया, बेसिक और डीए का 10%, तो 30,000 और इसका 10% हो गया 3,000, कितना हो गया 33,000 का 10% कर निकाल लेंगे तो ये आपके 3300 रुपए है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। 3300 रुपए आपके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। सरकार क्या करेगी यूपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 3300 रुपए वो करेगी, यानी कि मंथली आपके 6,600 रुपए यूपीएस कॉर्पस में जमा होंगे, ठीक है। पूल कॉर्पस का जो बताया था 8.5%, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न को ध्यान रखेंगे, 10 एम्प्लॉय का, 10 गवर्नमेंट का और 8.5% गवर्नमेंट का, ये अलग से पूल कॉर्पस इसीलिए सरकार आपसे इन्वेस्टमेंट कर रही कि उस स्थिति में उस समय तक रिटर्न नहीं आया तो जो सभी कर्मचारियों की मांग थी कि 50% की सिक्योरिटी, तो 50% की सिक्योरिटी की 8.5% पूल कॉर्पस में सरकार अभी से इन्वेस्टमेंट करेगी। अब बात करते हैं जो कंट्रीब्यूशन है उसका इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों करो, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य, तो इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है जो अलग अलग पेंशन फंड है वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे कि कर्मचारी को सुविधाएं हो, यानी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो उसके पेंशन का लक्ष्य है वो उसे पूरा कर ले। पूल कॉर्पस का बता दिया गया, पूल कॉर्पस का मेन काम आपकी 50% जो पेंशन है उसे श्योर करना है अभी से ही, ठीक है। उसके बाद बता दिया ये जो पूल कॉर्पस होगा सरकार इसका एनुअल ऑडिट भी कराएगी, हर साल ऑडिट कराएगी, और यहाँ ऑडिटर का मतलब वो कंपनी नियमावली से मैच करता हुआ सेम वही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न की। आपने क्या करा, 3300 रुपए दे दिए, सरकार ने भी 3300 रुपए डाल दिए, अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एक तो होगा डिफॉल्ट पैटर्न, बाय डिफॉल्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। आप फाइनेंशियल अवेयर नहीं है या आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपने कहा मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न सरकार ने दिया वो ही यूज करूंगा, तो उस कंडीशन में होगा डिफॉल्ट पैटर्न जो फंड मैनेजर है वो तय करेंगे, पेंशन फंड मैनेजर, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट आप मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट यही पैटर्न आपका इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा। उसके बाद तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 3, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला ऑप्शन ये है कि 100% गवर्नमेंट स्कीम जी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। स्कीम जी का मतलब 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इक्विटी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। तो स्कीम जी यानी कि आपका 100% कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनमें इन्वेस्ट होगा। उस केस में आपको कुछ नहीं करना। कई बार ऐसा होता है जो मैंने ऑब्जर्व करा, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ बैंकों के जो हमारे साथी है हमने देखा तो उनके में यही पैटर्न ऑटो डिफॉल्ट में पड़ा हुआ है, यानी पूरी की पूरी ब्रांच का 100% गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा हुआ। दूसरा ऑप्शन है LC25 और LC50। ये दोनों नाम हम आपको एनपीएस में भी बता चुके हैं। LC25 में यानी कि आपका इक्विटी में जो मैक्सिमम एक्सपोजर होगा, इक्विटी में 25% इन्वेस्ट होगा, बाकी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में। LC50 जिसे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं, उसमें आपका इक्विटी में हिस्सेदारी होगी 50% और बाकी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट यहाँ 75% होंगे टोटल और ये होंगे 50%। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, पहला कि आपने छोड़ दिया सरकार के ऊपर, दूसरा आपने चूज करा 100% गवर्नमेंट बॉन्ड या LC25 और LC50। ये एनपीएस में भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, पहले भी हमारी पिछली वीडियो में भी एनपीएस से रिलेटेड में वो आपको बताया गया, जो फंड मैनेजर से रिलेटेड वीडियो उसमें LC25, LC50 और LC75 के बारे में हमने बताया। हम बात करते हैं एनपीएस के तरफ सेम पैटर्न क्या है, आप एक साल में एक बार फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, साल में 2 बार जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनपीएस की तरह सेम है, एक बार साल में फंड मैनेजर और साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं। ये रहने देंगे आप, कोई एम्प्लॉय बेसिक 30,000, डीए 10%, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से 2 पैटर्न थे, एक तो था डिफॉल्ट
डिफॉल्ट पैटर्न, और दूसरा था एम्प्लॉय पैटर्न, है ना, जिसने आपने समझ से करा। यहां से बनेगा बीसी यानी बेंचमार्क कॉर्पस, और इससे बनेगा इंडिविजुअल कॉर्पस। आपको इन्वेस्टमेंट की समझ थी, आपने एम्प्लॉय जो पैटर्न है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग करा। अब बेंचमार्क कॉर्पस वो आपका मान लो 30 लाख रुपए है, या 30 लाख अच्छा नहीं लग रहा, 1 करोड़ कर लो, ठीक है। और इंडिविजुअल कॉर्पस हो गया 1 करोड़ 25 लाख। दो कंडीशन है, ठीक है। यहां से दो कंडीशन है, इंडिविजुअल कॉर्पस या तो आपका 1 करोड़ से ज्यादा होगा या 1 करोड़ से कम होगा। पहली कंडीशन यह है कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज्यादा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर इसका जो डिफरेंस है, यानी कि 25 लाख रुपए आपको कैश, कैश का मतलब हाथ में नहीं, मतलब इन अकाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये हो कि बेंचमार्क कॉर्पस तो 1 करोड़ रहा, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट चूज करा था वो आपका सफल नहीं हुआ, और ये बना आपका केवल 90 लाख रुपए। ये इससे 10% कम, या तो आपकी 10% पेंशन कम होगी, ठीक है, या दूसरा रास्ता ये है, आप क्या करेंगे, आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसमें 10 लाख रुपए डाल दो, और पेंशन जितनी मिलेगी वो उतनी ही मिल सकती है। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कम पेंशन एक्सेप्ट कर लो, या जो उनका डिफरेंस है वो रिटायरमेंट के टाइम पर फुलफिल कर दो, तो आप पेंशन उसी रेशियो में प्राप्त करेंगे, ठीक है। और बताया, जैसे एनपीएस में मंथली आपको स्टेटमेंट मिलता है, यूपीएस में भी आपके प्रैन नंबर के अकॉर्डिंग आपका बेंचमार्क कॉर्पस और इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों की जानकारी हर महीने आपको मिलेगी प्रैन नंबर के माध्यम से। आप अपनी वो जानकारी ले सकते हैं, वो ईमेल पर या ऐप पर, दोनों पर मिलेगी। नेक्स्ट, बेंचमार्क कॉर्पस जी। बेंचमार्क कॉर्पस के लिए क्या क्या चीजें, या मतलब सारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न के लिए क्या क्या चीजें, एक तो हो गया आपका बेंचमार्क कॉर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन और टाइम फैक्टर क्या क्या होंगे। किसी आदमी की 30,000 बेसिक है, उसके महीने के 3,000 कट रहे हैं, किसी की 42,000 है तो उसके 4200 कट रहे हैं। तो सबसे पहले बेंचमार्क कॉर्पस को प्रभावित करने वाले फैक्टर की बात करो तो एक तो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा टाइम। मान लो ये 25 साल नौकरी कर रहा है, ये 30 साल, तो इस कंडीशन में दोनों व्यक्तियों के बेंचमार्क कॉर्पस अलग अलग होंगे। दूसरा डिफॉल्ट पैटर्न होगा, ठीक है। बेंचमार्क कॉर्पस में सरकार ने क्या करा, डिफॉल्ट पैटर्न। बेंचमार्क कॉर्पस के लिए क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू बना रहा है, और पूरे टाइम यानी कि ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक कंटिन्यू। दूसरा, आपने पैटर्न चूज करा डिफॉल्ट। तीसरा, कोई विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब प्री विड्रॉल कर लीजिए हिसाब, आपने कोई प्री विड्रॉल यानी कि सर्विस के टाइम पर कोई पैसा यूपीएस कॉर्पस में से नहीं निकालना, ठीक है। ना ही आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करा, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी स्वैच्छिक अंशदान, यानी आपने ऐसा भी नहीं करा कि चलो यार पेंशन बढ़ानी है तो थोड़ा सा पैसा डाल दो, वो भी नहीं करा, ठीक है। उसके बाद जब आप रिटायर्ड हुए तो नो विड्रॉल एट रिटायरमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट पैटर्न की सारी कंडीशनें होंगी, इसमें तो कोई सी भी कंडीशन अगर चेंज होगी तो वो आपका बेंचमार्क कॉर्पस नहीं होगा, वो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस हो जाएगा। बीसी और आईसी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बेंचमार्क कॉर्पस तभी होगा जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से और कंटिन्यूटी के साथ करेंगे, इन्वेस्टमेंट का डिफॉल्ट पैटर्न चूज करेंगे, प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करेंगे सर्विस के टाइम पर, कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी नहीं करेंगे, और रिटायरमेंट के टाइम भी कोई विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो उसके लिए डिफॉल्ट पैटर्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनएवी की गणना बताई, जैसा एनपीएस में थी, आपने एनपीएस की अपनी रिपोर्ट देखी होगी, ठीक है। उसका ऐसा फॉर्मूला उसके बारे में नहीं बता रहे, वो ज्यादा बड़े स्टैटिक्स के हिसाब से फॉर्मूला बना रखा, हम बात करते हैं सामान्य तरीके में, ठीक है। लाभ कौन कौन ले सकते हैं, सबसे बात करते हैं लाभ। तो लाभ प्राप्त करने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी यह है, यूपीएस आपके लिए तब इंप्लीमेंट होगा तब आपकी मिनिमम जॉब कितनी हो, 10 साल। 10 साल से अगर कम हो तो आप यूपीएस में कोई पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब उसमें कोई कंडीशन ही नहीं। हाँ यह है कि 10 साल होगी तो मिनिमम 10,000 आपकी पेंशन बनेगी। दूसरा, आप बीआरएस लेते हैं, आपका नॉर्मल रिटायरमेंट था 2035 में, लेकिन आपने क्या करा 2030 में रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वीआरएस आपने ले लिया 2030 में, लेकिन आपकी जो यूपीएस से पेंशन होगी वो कब शुरू होगी,
वो पेंशन स्कीम होगी आपकी 2035 में। यानी कि नॉर्मली अगर आप 60 साल के तब रिटायर होते तो उसी डेट से आपकी पेंशन यूपीएस में आपको मिलेगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन वही बता रखी, बर्खास्तगी, एम्प्लॉय को बर्खास्त कर दिया, निष्कासित कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो उस कंडीशन में कोई लाभ यूपीएस के बारे में नहीं बताए गए, मतलब ये बता दिया कि नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्या मिलेगा। जब आप एनपीएस कैलकुलेटर पर भी जाएंगे तो वहां एक है लमसम भुगतान, लमसम 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 भुगतान, एक मुश्त भुगतान जिसे कह रहे हैं, यानी आप रिटायर हुए तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो लमसम भुगतान के लिए फॉर्मूला बताया गया, E/10 इंटू एन। ठीक है। E/10 बेसिक और डीए का 10%। बेसिक और डीए का 10% का मतलब इस केस में देखेंगे 30 और 10 33,000, 33,000 का 10% कितना हो गया 3300 मान ली इस कैलकुलेशन को, मल्टीप्लाई एल। ठीक है। एल का मतलब हर एक साल की नौकरी के लिए एल की वैल्यू 2 होगी, यानी कि हर 6 महीने के लिए एक एल की वैल्यू। अब जैसा 10 साल की नौकरी है तो एल की वैल्यू होगी 20 वर्ष की है तो एल की वैल्यू हो गई 40। अब इसमें एक और पॉइंट बताते हैं, मान लिया आपकी नौकरी 20 साल 9 माह है ना और 12 दिन हुई। ठीक है। इस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी 20 तो का दुगुना 40, यहाँ एक 6 महीना कंप्लीट हुआ तो केवल एक ही जोड़ेंगे, यानी कि एल की वैल्यू तब कंप्लीट होगी जब वो 6 महीने आपकी नौकरी के पूरे हो जाएंगे। अगर ये 6 महीने 12 दिन भी हो तो भी एल की वैल्यू 41। हाँ, ये अगर 5 माह हो गए तो ये वाली वैल्यू बचेगी आपकी 40। इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे एल के फॉर्मूले के लिए आपको, मतलब आप जब रिटायर होंगे तो कितना पैसा लमसम भुगतान में यूपीएस के माध्यम से मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुनिश्चित भुगतान। ये तो आप रिटायर हुए आपको पैसा मिल गया। ठीक है। कितना पैसा कैसा कैसा किस एम्प्लॉय को मिल सकता है तो उसके लिए एनपीएस कैलकुलेटर, हम अगली वीडियो में एनपीएस कैलकुलेटर के कंप्लीट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब उसमें क्या बताया, ए बराबर P/2 इंटू Q/300। ये फॉर्मूला आपका पेंशन का, ये फॉर्मूला आपका पेंशन का। ठीक है। अब P की बात करेंगे, P है आपकी पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी, 12 महीने की एवरेज सैलरी। ठीक है। अब कैसे समझेंगे जी सर, जैसे मान लो जनवरी से आपका रिटायरमेंट अगले साल जनवरी है तो पिछले 12 महीने की जनवरी में थी आपकी मान लो 29,200, ठीक है, जनवरी से जून तक। जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगा, ये हो गई 30,100। ठीक है। तो इन सब का एवरेज करा जाएगा, या इस केस में बात करेंगे 6 महीने तो 30,000 रही और फिर हो गई 31,000। ठीक है। तो इस कंडीशन में पी की वैल्यू आएगी आपकी 6 महीने का ये और 6 महीने का ये लगभग 30,500 रुपए आपकी आएगी पी की वैल्यू। इसका हाफ करेंगे। बात करते हैं क्यू की वैल्यू। क्यू आपकी नंबर ऑफ सर्विस इन मंथ, आपने कितने महीने नौकरी करी। क्यू के बारे में, अगर क्यू की वैल्यू क्यू लेस देन 120, 120 का मतलब है कि 10 साल, तो आपका यूपीएस का सारा खेल समाप्त हो जाता है। ठीक है। ओके। दूसरी, क्यू की वैल्यू अगर 120 से और 120 से ज्यादा और 300 तक, हाँ 300 तक, अरे यहाँ तो पी आएगा ना, क्यू हाँ। ठीक है। यानी कि आपकी नौकरी 10 साल से 25 साल तक है तो जितने महीने की आपकी नौकरी हुई आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और आपको अपनी पेंशन का पता चल जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि क्यू बड़ा होगा 300 से, यानी कि आपकी नौकरी 25 साल से ज्यादा 30 साल है, 30 साल में महीने कितने हुए 360। इस कंडीशन में भी क्यू की वैल्यू 300 ही लेंगे, यानी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 300 ही यूज करनी है। ठीक है। क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 300 हो सकती है और यूपीएस के लिए मिनिमम वैल्यू 120 होगी। ये आपका हो गया फॉर्मूला। आप इससे एक चीज समझ गए होंगे, अगर आपकी 20 साल नौकरी है तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 240 300, ये वाला टर्म हो गया। और दूसरी बात, क्यू की वैल्यू अगर आपकी नौकरी 15 साल है तो 12 15 180 बटे 300। तो आप देखेंगे जैसे जैसा आपकी सैलरी अगर मतलब आपकी
सर्विस पीरियड घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसी अनुपात के हिसाब से आपकी पेंशन पर इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल कितना कर सकते हैं? अभी तक एक ही चीज थी जो एनपीएस को फेवरेट बना रही थी यूपीएस का, और वो था रिटायरमेंट के टाइम पर 60% विड्रॉल। इसमें भी यूपीएस में बता दिया कि आप 60% विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका बेंचमार्क कॉर्पस 1 करोड़ रुपए, इंडिविजुअल कॉर्पस 1,25,00,000। ठीक है, तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर कितना विड्रॉल मिल जाएगा, चीज कहते हैं अंतिम भुगतान, फाइनल विड्रॉल, इसे कहते हैं फाइनल विड्रॉल। फाइनल विड्रॉल आपका 60% ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस या इंडिविजुअल कॉर्पस। यहां मतलब क्या है, दोनों में जो भी कम होगा, दोनों में जो भी कम होगा। दूसरी पहली कंडीशन तो ये थी कि इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 1,25,00,000, तो 25 लाख रुपए तो आपको मिले नगद, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का ज्यादा थे, प्लस 1 करोड़ का 60% कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 लाख रुपए, ये हो गए आपके 85 लाख रुपए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस कम है बेंचमार्क कॉर्पस से, यानी वो था इंडिविजुअल कॉर्पस हुआ था आपका 75 लाख। तो 75 लाख के केस में आप क्या करेंगे, 75 लाख का 60% निकलेंगे, 75 लाख का 60% कितना हुआ, 742, 45 लाख रुपए, ये आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बेंचमार्क कॉर्पस एंड इंडिविजुअल कॉर्पस, जो भी कम होगा उसका 60%। हाँ, वो पहले ही बता दें, इंडिविजुअल कॉर्पस में जो ज्यादा होगा वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब बात करते हैं फैमिली पे आउट की, यानी पारिवारिक भुगतान की। पारिवारिक भुगतान की बात करेंगे, मैरिड लाइफ या हस्बैंड को कितना मिलेगा, 60%। माना कि जब आप रिटायर हुए, आपकी बेसिक 30,000 थी, 1 मिनट ऐसे ही कर लो, है ना। ठीक है, तो आपको पेंशन मिलेगी 15,000 रुपए, एम्प्लॉय जो होगा। लेकिन अगर बात करें फैमिली की, फैमिली में भी बता दिया, विवाहित पति या पत्नी, बच्चों को यहां इंक्लूड नहीं करा गया, मतलब जो आश्रित हो उन्हें भी, तो कितना, 15,000 का 60%, 15,000 का 60% कितना मिलेगा, 9,000, प्लस डीआर यहां भी मिलेगा और डीआर यहां भी मिलेगा, महंगाई राहत जो। ठीक है, हम केवल अभी डीआर को साइड रखकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी यूपीएस है तो हर जगह आपको डीआर देखने को मिलेगा, मतलब आपको लाभ मिलेगा। ठीक है जी, उसमें एक चीज, 2 कंडीशन है, एक तो ये कि एम्प्लॉय अब 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर हो, दूसरा ये कि वो 31 मार्च तक हो गया हो, यानी कि ये 31 मार्च तक। एक कंडीशन ये कि पहले रिटायर हो गया यूपीएस के आने से, और एक है बाद में। ठीक है, तो पहले वाले में एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर वो मिनिमम पेंशन 10,000 नहीं बन रही, ठीक है, या जो उसका यूपीएस का फॉर्मूला बैठ रहा है बेसिक के हिसाब से, मान लो बेसिक यहाँ 30,000 है, ठीक है, और वो 15,000 नहीं बन रही, तो उसके लिए मंथली टॉपअप का फॉर्मूला दिया। यानी सरकार कुल मिलाकर आप एक सेंटेंस में समझ सकते हैं कि सरकार 50% की गारंटी यहाँ दे रही है। वो कैसे देगी, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए फुल कॉर्पस, जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके लिए मंथली टॉपअप, मासिक टॉपअप वाली सुविधा के हिसाब से। उसके बाद महंगाई राहत सभी को मिलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। पार्शियल विड्रॉल जैसे एनपीएस में था, एनपीएस की तरफ सेम रूल है, एनपीएस या यूपीएस में पार्शियल विड्रॉल, पार्शियल या आंशिक भुगतान। ठीक है, बात करेंगे। कंडीशन ये थी, लाइफ में आप 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होंगी, बच्चों की शादी, मकान या कोई बीमारी, इन सारी कंडीशन में आप ले सकते हैं। ठीक है, कितना ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन बचती है, कितना मिलेगा, कितना विड्रॉल कर सकते हैं। एक दिन हमारे भी एक साथी हमसे कह रहे थे कि कितना ले सकते हैं, तो उनका कैलकुलेटर भी देखा था, कितना निकाल सकते हैं। आपके सेल्फ इन्वेस्टमेंट का 25% नहीं ले सकते। ठीक है, आप अपना कॉर्पस देखेंगे, उसमें अलग अलग होगा कि आप तक कंट्रीब्यूशन इतना हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका रिटर्न मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना आपको, आपका जो अपना इन्वेस्टमेंट होगा ऐसा होगा ना, यहाँ इस कंडीशन में आप 3,000 रुपए अपने जमा करेंगे, एनपीएस की बात कर रहे हैं 1 मिनट, या यूपीएस की करेंगे, है ना। 3,000 रुपए सरकार यूपीएस के जमा करेगी,
तो आप ये जो अपना लास्ट तक इन्वेस्टमेंट होगा इसका 25% निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, टोटल जो कॉर्पस है उसका 25% नहीं, आपके अपने इन्वेस्टमेंट करे हुए का 25%। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हो, बच्चों की शादी के लिए हो, ठीक है, एक घर या फ्लैट लेने के लिए हो, दूसरे घर के लिए नहीं, पहले घर के लिए हो, उसमें एक चीज है वो छूट दी गई, अगर कोई पुश्तैनी मकान है पारिवारिक तो उससे अलग हो सकता है। बीमारी, अशक्तता या स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई आदमी स्किल डेवलप करना चाहता है अपने जॉब से रिलेटेड तो वो भी अपना विड्रॉल का 25% निकाल सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम 3 ही बार निकाल सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसमें भी क्या, यूपीएस में 3 बार, एनपीएस में भी 3 बार। अगर कोई सोचे कि अब तक यूपीएस में 2 बार निकाल लिया और 3 बार और निकाल लूंगा यूपीएस में, नहीं, एनपीएस और यूपीएस दोनों में मिलाकर आपको 3 ही बार कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका जो पार्शियल विड्रॉल है वो कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, अगर किसी ने 1 बार कर लिया तो वो आगे केवल 2 बार और कर सकता है। वैसे अभी तक मेरी जानकारी में बहुत कम ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने एनपीएस में से अपना पार्शियल विड्रॉल किया होगा। ठीक है जी। उसके बाद लाभों का भुगतान जो प्रक्रिया है वो फंड मैनेजर तय करेंगे। तय क्या मतलब, वो सरकार ने बना दिया, वो उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तय तो सरकार करेगी, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेंगे, लमसम मिलेंगे। अब आप रिटायर होते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, पहला तो लमसम, दूसरा आईसी माइनस बीसी, मतलब व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से बढ़ा तो उनका अंतर। ठीक है जी। तीसरा आप क्या, स्वीकार्य भुगतान। ठीक है, और चौथा अगर आप चाहते हैं विड्रॉल। ठीक है, और आपकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन, फैमिली पे आउट या फैमिली पेंशन कह सकते हैं। ठीक है, एक है मासिक टॉपअप। मासिक टॉपअप, मासिक टॉपअप उन लोगों के लिए हो जो यूपीएस के फॉर्मूले यानी कि 50% को अगर उनका कॉर्पस नहीं बीट कर पा गया तो उस कंडीशन में आपका मासिक टॉपअप सरकार अपनी तरफ से देगी। ये सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, लमसम का बता दिया गया, पेंशन का बता दिया, इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस का डिफरेंस भी आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन के बारे में। एक बहुत छोटी बात बता देंगे, जो भी कार्यालय प्रमुख होंगे वो हर 3 महीने पर रिपोर्ट देंगे कि अगले 12 महीने इतने एम्प्लॉय हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं। कौन कौन से डेट होंगी, 1 अप्रैल, उसके बाद सबसे पहले 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, यानी कि साल में 4 बार लिस्ट बनाकर देंगे सर अपने डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ आने वाले 12 महीने ये लोग रिटायर होंगे। अगले 12 महीने की, यानी कि जनवरी में दिया दिसंबर तक और फिर अप्रैल से दिसंबर तक। अप्रैल का तो अगले अप्रैल तक का रिकॉर्ड देगा कि हाँ ये एम्प्लॉय अगले साल हमारे यहाँ रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन है, पेंशन फंड मैनेजर, एनपीएस ट्रस्ट, ट्रस्टी बैंक, कस्टोडियन बैंक, तो इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, बाकी इतना कोई काम की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उसमें ज्यादा चेंज कर भी नहीं सकते। फिर अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग फॉर्म, ठीक है, A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, तो उसके बारे में हम बता चुके जो मोस्टली है। अब दूसरी कंडीशन, एक सिंपल सी कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं। कैलकुलेशन पे क्या पहुंचते हैं, आपका कॉर्पस हुआ लास्ट में 1 करोड़ रुपए या बेंचमार्क कॉर्पस मानिए। ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस या तो ज्यादा होगा या कम होगा, या तो 1.25 CR मान लो या 90 लाख मान लो। ठीक है, कैसे प्रभावित हो सकता है, या तो आपने पैटर्न चूज करा हो, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चूज करा हो, दूसरा आपने अपनी जॉब पीरियड के बीच में कुछ पैसा निकालना हो। जब भी आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे, समझ लेंगे इस बात को, पार्शियल विड्रॉल यानी अपनी सर्विस पीरियड के दौरान जब भी आप पार्शियल विड्रॉल करेंगे तो आपका एनएवी के अकॉर्डिंग होगा। एनएवी, पीडीएफ में एनएवी का चार्ट दे रखा 2008 से और 2025 तक। ठीक है, तो आप एनएवी कंपेयर कर सकते हैं, वो 10 रुपए था एनएवी और अब वो 45 है 2025 में। ठीक, 1 मिनट आपको बताते हैं कैसा, बहुत आसान उदाहरण में। आपने 2011 में, ठीक है, जब एनएवी का मूल्य था 15 रुपए और आपने लगभग 1,20,000 रुपए निकाले थे। ठीक है जी, ये विड्रॉल करे थे आपने। अब आपका रिटायरमेंट 2025 में या 2021 कर लो इसे, है ना। अब एनएवी का जो प्राइस है, आपका जो एनएवी का प्राइस है वो 25 रुपए है।
ठीक है। तो आपने जो 1,20,000 रुपए निकाल लेते थे, इसके हिसाब से देखते हैं। 1,20,000 को अगर 15 से भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी कि आप ना 8,000 एनएवी रुपीस निकाल 8,000 एनएवी यूनिट निकाल ली थी। अब देखेंगे 25 रुपए के हिसाब से 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि आपने जो 2021 में 1,20,000 रुपए निकाले थे, वो अब आप जब रिटायर होंगे तो आपके कॉर्पस में 2 लाख रुपए कम होंगे। उस समय आपने 1,20 निकाले, लेकिन अब आपके 2 लाख कम होंगे। क्यों? एनएवी मार्केट वैल्यू, आपने उस समय पैसा निकाला, तो उसी रेशियो में आपका पैसा यहां कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं अगली कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे। उसके लिए एनपीएस जो वेबसाइट है, या आप गूगल पर सर्च करेंगे एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर, वो आपके सामने खुल जाएगा। उसमें कंडीशन है, पहले जो एंट्री फिल करनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो बेसिक पेंशन आज की तारीख में, वो बताते हैं एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर के बारे में। एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर, ठीक है। सबसे पहला आप डालेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, दूसरा डालेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तीसरा डालेंगे बेसिक पे, कितनी बेसिक पे है, चौथा आप क्या करेंगे, उसमें होगा आपका एनपीएस कॉर्पस, एनपीएस कॉर्पस, यानी कि अब तक जो आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपका वो कॉर्पस कितना है। इसके बाद आएगा आपका एक्सपेक्टेड सैलरी हाइक, सैलरी हाइक, यानी कि आपकी सालाना कितनी होती है, लगभग सभी नौकरियों में 3% है, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेड डीए, कि आपका जो महंगाई भत्ता है, आप कितना मानते हैं कि साल में कितना होगा, ठीक है। एक होगा रिटर्न, रिटर्न कितने % मान रहे हैं। एक होगा आपका एन्युटी रेट, यानी जो पेंशन का रेट है एनपीएस के हिसाब से, वो एन्युटी रेट की बात करें तो वही पूरा चार्ट दे रखा है, वो 7.5 से 8.5 के बीच में है, तो आप 7.5 यहाँ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उस कैलकुलेशन में। उसके बाद जब आप ये सारी एंट्री फिल करेंगे तो आपको दोनों डाटा आएंगे कि एनपीएस और यूपीएस में क्या मिलेंगे। हम अगली वीडियो में एनपीएस यूपीएस का जो कैलकुलेटर उसमें कंपेयर करना, और एनपीएस यूपीएस कैलकुलेटर से जो कंक्लूजन निकले हैं, जो कंक्लूजन निकले, हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप तब तक उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें, और आपके हितों की बात है तो आप उस पीडीएफ का, या अपने परिवार के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से एनपीएस यूपीएस में, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी करना आपका अधिकार है और आपकी मोरल ड्यूटी भी है, तो आप इसे अच्छे से जाने, आपका पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट होगा, कैसे कैसे मिलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।